दोस्तों, एक नौजवान औरत होती है जो पिछले 3 साल से विधवा थी। लेकिन दिन रात वह किसी न किसी से बातें क्या करती थी। एक दिन रात को उसके फोन पर फोन आता है और उधर से जो शख्स था वह कहता है कि हेलो मेरी विधवा रानी, कैसी हो। इस बात पर वह औरत जवाब देती है कि कम से कम तुम तो ना मुझे विधवा बोला करो, क्योंकि सारी सच्चाई तुम्हें पता है, सारी हकीकत तुम्हें पता है। उसके बाद भी दोस्तों वह उसको विधवा बोलता था। और वह औरत वीडियो कॉल पर उसी व्यक्ति के सामने अपने कपड़े बदलती, लाल साड़ी पहनती, सिंदूर लगाती, मंगलसूत्र पहनती, एक सुहागन की तरह सजती संवरती वीडियो कॉल पर शुरू हो जाती। दोस्तों, इस बात का उसको अंदाजा नहीं था कि कोई तीसरा भी उनकी इस करतूतों को अनदेख कर रहा है। तो यह कहानी उत्तर प्रदेश जिला गोंडा की है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों दोस्तों यह कहानी जिला गोंडा की है। जिला गोंडा अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ जिला है। गोंडा जिला के देहात कोतवाली क्षेत्र बेसिया चंद गांव की यह कहानी है। दोस्तों, जो महिला होती है उसका नाम गुड़िया होता है। गुड़िया की शादी बेसिया चंद गांव में एक रामकरण नामक व्यक्ति से होती है। उसके परिवार में रामकरण के अलावा और उसके 3 भाई होते हैं, उसके पिताजी होते हैं, पूरा परिवार होता है। दोस्तों, कुछ दिन रामकरण और गुड़िया देवी पति पत्नी के रूप में मौज करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक कलह शुरू हो जाता है। एक दिन जो गुड़िया होती है वह रोते रोते थाने पहुंच जाती है और थानेदार से कहती है कि साहब, मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है। उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है। थानेदार साहब उसको शांत कराते हैं और बोलते हैं कि शांतिपूर्वक जो कुछ भी हुआ है उसको बताओ। तो वह कहती है, साहब, मेरे परिवार में 3 देवर हैं और श्याम, अर्जुन और आज्ञाराम, और उसके अलावा जो मेरे ससुर जी हैं, इन चारों की नीयत ठीक नहीं है। वह पूरी जायदाद को हड़प लेना चाहते हैं, अपने नाम करवा लेना चाहते हैं। इस पर जब मेरे पति ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन लोगों ने मिलकर उसको मार डाला और उसकी लाश को गायब कर दिया है। मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर आपके पास आई हूँ। जिस तरीके से वह तड़प रही थी। और जो थानेदार साहब होते हैं वह कार्रवाई के लिए तुरंत निकल जाते हैं और गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद चारों लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहीं भागने से पहले गिरफ्तार करने के बाद थानेदार उनसे पूछते हैं कि यह बताओ, तुमने रामकरण की लाश को कहाँ छुपाया है। दोस्तों, वो लोग कहते हैं कि साहब, हमको इस बारे में कुछ नहीं पता। हम अपने परिवार के सदस्य, जो हमारा भाई लगता है, हम उसकी हत्या क्यों करेंगे। मैंने आपको रिपोर्ट लिखाई है जिसका नाम गुड़िया है, आप उसी से पूछिए कि क्या पता उसने ही कुछ ना करवा दिया हो। हमको साहब कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों, थानेदार साहब उसकी तरफ देखते हैं। उसके मासूमियत से चेहरे को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि यह महिला भी कुछ कर सकती है, अपने पति के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। दोस्तों, पुलिस जो है शुरू से अंत तक इन चारों को पर ही शक करती है। पुलिस वाले जो होते हैं इन्हीं चारों को आरोपी मानते हैं और हत्या के आरोप में इन चारों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। हत्या के रूप में इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। अब अब दोस्तों, हत्या का केस दर्ज होने के बाद इनको तुरंत जेल भेज दिया जाता है। पुलिस जो है अब लाश को ढूंढने में लग जाती है। अब इधर जो गुड़िया देवी होती है वो तो बेहद विधवा हो चुकी थी और एक ही परिवार के 5 5 सदस्यों का, 5 पुरुषों का एक ही यही हाल हो जाता है। एक की हत्या हो जाती है और 4 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इससे पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। पूरा गांव सदमे में आ जाता है। अब दोस्तों, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, उनके घर की जो महिलाएं होती हैं, वह उनसे जेल में मुलाकात करने के जाती हैं। मुलाकात के दौरान वह उनसे पूछती हैं कि आप बताओ, लाश मिली कहीं की नहीं मिली। कि ये लोग पूछते हैं कि तुम लोग बताओ, तुमने कहीं से कहाँ फेंक दिया है, कहाँ छुपा रखा है। वो लोग बोलते हैं कि पागल हो, अगर हमने मारा होता तो हमें कम से कम तुम लोगों को तो बताते। लेकिन तुम लोग को सच्चाई अगर पता है, अगर लाश मिल जाती तो कुछ ना कुछ पुलिस को भी सच्चाई का पता चल जाता, हम लोगों को कुछ तो राहत मिलती। अब दोस्तों, इस दौरान जो गुड़िया रानी होती है वह किसी से रात के टाइम बात किया करती थी। जब सा, जब सारे लोग सो जाते थे, रात के सन्नाटे में कुछ आवाजें आया करती थी, क्योंकि जो उनके पड़ोसी थे उनका घर आपस में सटा हुआ था, उनकी दीवारें आपस में सटी हुई थी। तो जब वह बात किया करती थी तो उनके घर में भी थोड़ी बहुत आवाज आया करती थी। दोस्तों, एक दिन जेल में मुलाकात के दौरान जो ननके थे वे पूछते हैं कि घर की जो महिलाओं से कि बताओ कि जो गुड़िया देवी थी, जो हमारी बहू है, उसका क्या हाल है। तो महिलाएं बोलती हैं कि तुम उसको बहू कह रहे हो, वो इतनी निर्दयी औरत है। रामकरण के मरने के बाद वह तभी से न जाने किससे दिन रात बातें क्या करती है, ऐश कर रही है। वह कहती है कि हमारे रास्ते का जो कांटा था वह हट गया है, अब हमको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, जब यह बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि जब तुम लोग पता करो, तुम लोग औरत हो, ताका झांकी कुछ किया करो, किससे बात करती है, क्या बातें करती है। दोस्तों, उस दिन के बाद जो औरतें होती हैं उनमें से एक और जाकर खिड़की के पास खड़ी होकर खिड़की से अंदर को झांकती है। तो देखते हैं कि जैसे रात के 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, तो उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आती है और जिससे वो बातें कर रही थी। बात करते करते वे अपने सफेद कपड़े उतार देती है, लाल साड़ी पहन लेती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, ऐसे सस्ती सवरती है कि जैसे कोई
नवी नवेली दुल्हन हो। उसके बाद दोस्तों बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, सुबह तक बातों का सिलसिला चलता रहता है। अब दोस्तों वह देख रही थी कि यह कैसे कर रही है, लेकिन फ़ोन में जो अगला व्यक्ति होता है वह कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद से फिर यह लोग देखती है कि तो ऐसे कई दिनों तक यह चलता रहता है। अब दोस्तों वो लोग जाती हैं एक बार फिर से थाने में और सारी महिलाएं और कहती हैं कि साहब जिसका पति मरा है वह तो ऐश कर रही है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमारे परिवार वालों ने उनको मारा भी नहीं, लेकिन वो लोग जेल की हवा खा रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। कुछ तो रहम करो साहब, आप फिर से जांच करो, कुछ कार्रवाई करो दोस्तों। उसके बाद जो थानेदार होते हैं वह गुड़िया को बुलाते हैं और बोलते हैं कि यह बताओ गुड़िया, तुम किससे बातें करती करती हो। तो गुड़िया बोलती है कि साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, आप एक भारतीय नारी का अपमान कर रहे हो, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और आप मेरे ऊपर इस तरह का लांछन लगा रहे हो और न सिर्फ मेरा अपमान कर रहे हो बल्कि मेरे आप पाप भी कर रहे हो। और जब थानेदार साहब यह सुनते हैं तो वह शौक रह जाते हैं, उसके पास कोई जवाब नहीं होता इस बात का। और फिर वो वहाँ के जो एसीपी होते हैं गोंडा जिले के विनीत जायसवाल, उनसे बताते हैं ऐसी ऐसी बात है साहब, और एक लाश नहीं मिल रही है, उसके पति की हत्या हो चुकी है और उसके घर वाले जो 4 लोग हैं जेल में बंद है। इस तरीके से जो औरत है वह किसी से बातें क्या करती है, तो क्या किया जाए। इसमें तो उन्होंने तुरंत बोला कि उसके फ़ोन को ट्रेसिंग पर लगा दीजिए, उसके फ़ोन को ट्रेस करिए और उसके बाद उसके नंबर को सीडीआर पर डाल दीजिए, पता चल जाएगा कि वह किससे बात करती है, कब करती है, क्या बात करती है। अब दोस्तों यह जब करने के बाद पता चलता है कि जिससे वह बात कर रही थी वह गुजराती व्यक्ति होता है। पुलिस की टीम का गठन किया जाता है, जो पुलिस के अधीक्षक थे विनीत जायसवाल जी, पुलिस की टीम गठित करती है। उसके बाद वो लोग गुजरात के लिए रवाना हो जाते हैं। अब दोस्तों फ़ोन की ट्रेसिंग करते करते वह गुजरात जिला के कक्ष पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वह व्यक्ति जो होता है वह काम करता है। पुलिस जाके जब व्यक्ति को पकड़ती है और जब उसके चेहरे को देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रामकरण की हत्या के जुर्म में उसके परिवार वाले जेल की सजा काट रहे हैं, यह वही रामकरण होता है। गुड़िया का पति होता है, इसे चंद लेकर आते हैं उसके गांव में। जब लेकर आते हैं तो सारे लोग देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। गांव वाले बोलते हैं कि अरे यह तो जिंदा है भाई, इसके पिताजी पिछले कई सालों से जेल में सड़ रहे हैं, इसकी पत्नी जो विधवा का वेश बनाकर घूम रही है, उसने अपने पति को भी इसका मतलब धोखा दिया है। अभी तक किसी को यह नहीं पता चल पाया था कि आखिरकार माजरा क्या है। दोस्तों जब पुलिस गुड़िया देवी और रामकरण से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि परिवार को तबाह करने के लिए, फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए उन दोनों ने मिलकर यह साजिश रची थी। अब दोस्तों पति पत्नी प्लान बनाते समय यह भूल गए थे कि रामकरण किस प्रकार से गांव में आएगा, कैसे आएगा, गुड़िया देवी का क्या होगा दोस्तों। क्योंकि अब दोस्तों गुड़िया देवी को शक था कि यह गुजरात में कहीं शादी ना कर ले, किसी के बहकावे में ना आ जाए। अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए उसको जो है दिखाने के लिए कि तुम्हारी पत्नी मैं हूँ, रोज यही नाटक करती थी, रात को फोन पर साड़ी बदलती थी, सुहागन बनती थी और इस तरीके से उससे बातें करती थी। और जैसे शातिर लोग हैं, इन दोनों को न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। चारों लोग को राहत मिलती है। बेचारे 3 साल से अपने घर को बेचारे 3 साल बाद अपने घर में वापस आते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, अब दोस्तों इन दोनों को न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। और जो उनके 3 भाई और उसके जो पिताजी होते हैं उनको वाप रिहा कर दिया जाता है और चारों लोगों को राहत मिलती है। बेचारे 3 साल से जेल में बंद थे, बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है और अपने घर आ जाते हैं और उनके अंदर भी खुशी आ जाती है। दोस्तों यह रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।